Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muhammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.10 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम लैप्स मेंशन कर दिया है, जल्दी से जाएं डिस्क्रिप्शन में और उस क्वेश्चन के सामने मौजूद टाइम पर आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.10 बेसिकली आपकी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है कि डेरिवेटिव्स को हम डेली लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन 1? व्हाट इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसका मास जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था। अब द मास m ऑफ द बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v, मास m है, वेलोसिटी v है, और वो मास क्या है? m इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ठीक है, where m naught is the initial mass, m naught उसका initial mass है, and c is the speed of light, c जो है वो आपकी speed of light होती है। what happens to m as v approaches to c negative? अब c negative हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल a है या वट एवर जो भी है, अगर हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो आपके लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव होती है। अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं तो लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, सॉरी नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये बताता है कि हम इसको अप्रोच किस साइड से कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम माइनस ए पुट करेंगे, पुट हमारा a ही होगा। समझ आ गया बेटा? अब मैं स्टार्ट करता हूं। दिस वाज द मास विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है? अप्रोच करानी है लिमिट v अप्रोचेस टू c नेगेटिव। राइट साइड पे भी अप्रोच कराई, लेफ्ट साइड पे भी अप्रोच कराई, ले ली, यानी कि लिमिट हमने लिमिट अप्लाई करते हैं। अब वही सिचुएशन, लिमिट अप्लाई करते हैं, वही रूल के 0/0 फॉर्म नॉट अलाउड। ऊपर मैं लिमिट पुट करता हूं तो ऊपर तो 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब 0/0 नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, m पर तो अप्लाई होगी नहीं, m तो इसी तरह आ गया क्योंकि v की जगह पुट होनी है वैल्यू। अब मैं अप्लाई करता हूं तो v की जगह पे पुट होना है c। ठीक है, c मैंने सब्स्टिट्यूट किया, c का स्क्वायर कैंसिल, 1 + 1 आता है बेटा 1 - 1 आ गया, ये आता है 0। मास m नॉट बाय 0, समथिंग बाय 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। अभी क्या बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, योर मास अप्रोचेस टू इंफिनिटी। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। फंक्शन दे दिया है आपके पास, ठीक है, पीसवाइज फंक्शन है, is continuous at x equals to 3. he says that the function is continuous at x equals to 3, कि वो continuous है आपका। find के आपने find करना है। ठीक है, अब हमने चेक नहीं करना कि continuous है कि नहीं है। he says that function is continuous, आपने के फाइंड करना है। जिस चीज की का जिक्र आता है उसकी डेफिनेशन, व्हाट वाज द कंटिन्यूटी, कि फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अब हम सेम का तो चेक करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस तो है, मतलब ये नहीं चेक करेंगे कि इसका इसके इक्वल आया है या नहीं आया। ठीक है, हमने इक्वल रख देना है बिकॉज फंक्शन वाज कंटिन्यूस। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू यानी कि x इक्वल्स टू 3 पे देखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू इक्वल पे देखते हैं। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 3 फंक्शन में देखता हूं तो ये है कंडीशन, x लेस देन इक्वल्स टू 3। फंक्शन पिक करेंगे k x + 1, ये मैंने फंक्शन पिक किया k x + 1, इसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आता है 3k + 1। ठीक हो गया बेटा? अब मैंने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, ये ऐसे ही डिनोट करते हैं ना। अब इस 3 नेगेटिव का मतलब होता है कि x इज लेस देन 3, स्लाइटली लेस देन 3। अब ये हमारी हेल्प करता है फंक्शन चूज करने में। x लेस देन 3, व्हाट वाज द कंडीशन? हियर इज द कंडीशन, ये हमारा फंक्शन आएगा। इस फंक्शन की जगह पे मैंने पुट किया 3k + 1। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह पे 3 पुट किया, आता है 3k + 1।
सेम सिचुएशन में राइट हैंड लिमिट पे आते हैं तो x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। 3 पॉजिटिव का मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 3, स्लाइटली ग्रेटर देन 3। कंडीशन में आते हैं तो ये कंडीशन है दिस इज द फंक्शन दैट वी यूज 2k 2 माइनस 3k, वही मैंने किया, लिमिट मैंने अप्लाई की तो ये आता है 2 माइनस 3k। अब दीज 3 कंडीशंस वर रिक्वायर्ड। अब फंक्शन था हमारा कंटिन्यूस, इसका मतलब है तीनों को मैंने इक्वल रखना है। f ऑफ 3 की मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 3k प्लस 1 आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, राइट हैंड लिमिट की। अब तीनों जो बराबर हैं, अगर तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब कोई भी दो बराबर कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट 2 को मैंने इक्वल रख दिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को मैंने इधर शिफ्ट किया, 1 को मैंने इधर शिफ्ट किया, k का आंसर आता है बेटा 1/6। दिस इज योर k। ठीक है, अब अगर आपको डाउट है कि कंटिन्यूस होगा भी या नहीं, इस k की वैल्यू आप यहां पे रिप्लेस करें, इधर भी रिप्लेस करें, इधर भी रिप्लेस करें, आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है द वॉल्यूम v ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस r इज v 4π/3 r स्क्वायर, ये वॉल्यूम दे दिया है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया, आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का। अब सरफेस एरिया है किस तरह का, वो इंफॉर्मेशन इसने आगे दे दी है। क्या है कि इफ s इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू t। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बेसिकली डेरिवेटिव होता है v का डेरिवेटिव r के हिसाब से, जिसका डेरिवेटिव लेते हैं वो ऊपर आता है, जिसके हिसाब से लेते हैं वो नीचे आता है, यानी कि dv/dr आपने फाइंड करना है। यहां से ये आपको आइडिया हो गया। तो वॉल्यूम ये गिवन है आपका, आपने सरफेस एरिया s यानी कि dv/dr फाइंड करना है। तो मैं 1 को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू r, इधर भी मैंने लिखा dv/dr, इधर भी लिखा मैंने d/dr। ये 4π/3 वाज द कोफिशिएंट, ये तो आ गया शुरू में। इसका डेरिवेटिव r क्यूब का पावर रूल पावर, पहले पावर में से एक का पावर के अंदर r है, उसका डेरिवेटिव तो 1 आता है r के हिसाब से। अब ये 3 इससे कट गया, मेरे पास बचा s इक्वल्स टू 4πr स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। द हाइट s अबव द ग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल टाइम t इज गिवन बाय, अब ये हाइट दे दी है एस ऑफ टी इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर प्लस v नॉट t प्लस s नॉट। दिस इज योर हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, वेयर g v नॉट s नॉट आर कांस्टेंट, और ये बता दिया है कि आपके नंबर्स हैं। फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, फिर से वही काम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब s का t के हिसाब से करना है तो ds/dt फाइंड करना है। उसके बाद क्या है, एट t इक्वल्स टू 4, यानी कि फाइनल डेरिवेटिव में आपने t4 भी पुट करना है। स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर हाइट, फंक्शन के बने उसका। अब मैंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मीन डेरिवेटिव फाइंड करना है, ds/dt इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं दोनों तरफ, इधर आएगा ds/dt, इधर डेरिवेटिव आएगा तो 1/2 g तो कोफिशिएंट था, डेरिवेटिव तो t स्क्वायर का आना है, v नॉट भी नंबर है, कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव t का आना है, और s नॉट का डेरिवेटिव, s नॉट कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव तो हो गया 0। इस पे डेरिवेटिव लेते हैं t स्क्वायर का पावर रूल तो t 2t आता है, t का t के हिसाब से 1 आ गया। अब ये 2 इससे कैंसिल, ये आपके पास डेरिवेटिव आया है, बट ही सेज दैट यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट t इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करता हूं, फाइनल डेरिवेटिव में t की जगह पे 4 पुट करता हूं, तो ये आता है ds/dt, ये मैंने मेंशन किया है लाइन लगा के, t के मैं इसमें t4 पुट कर रहा हूं, 4g प्लस v नॉट। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t एट t इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट बच्चे लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज मेजर्ड टू बी 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड मेजर करते हैं वो 10 सेंटीमीटर है। अगर स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड्स बराबर होगी। ठीक हो गया।
विद द पॉसिबल एरर ऑफ 0.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस में। कहता है जिसका एरर आ सकता है 0.3 सेंटीमीटर। एरर का मतलब कि आपकी वो साइड की लेंथ चेंज हुई है ना, जो चेंज हुई है, वो जो एरर है उसको, ये अगर साइड उसकी x है तो एरर हमारे पास क्या होगा, dx या डेल्टा x। समझ आ गया बेटा यहां तक? यूज द डिफरेंशियल। अब उसने बोला है कि डिफरेंशियल यूज करो, सिंपल डी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव नहीं, सिंपल डी, ठीक है। टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन टू द मैक्सिमम एरर। कहता है कि आप मैक्सिमम एरर फाइंड करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर एंड अप्रोक्सीमेट एरर। ठीक है, एक तो रिलेटिव एरर, दूसरा अप्रोक्सीमेट एरर, दो चीजें फाइंड करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो वी हैव द लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो एरर जो था उसको मैंने कहा था डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स से, डी एक्स से, वो है प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। अगर आपके पास स्क्वायर है तो व्हाट शुड बी द एरिया? तो एरिया है आपके पास लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स, एरिया बनता है एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अब हमने फाइंड करना है एरर। एरिया में कितना एरर आया है? एरिया में एरर मतलब डिफरेंशियल, तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता हूं। सिंपल डी एक्स भी ले सकता था, बल्कि सिंपल डिफरेंशियल है तो डिफरेंशिएट ही करता हूं। टेकिंग डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल लेता हूं अगर मैं, तो वो आएगा आपका डी ए, डिफरेंशियल डी इधर भी लिया, इस पे डिफरेंशियल डेरिवेटिव है बेसिकली, पावर पहले, पावर में से कम, पावर के अंदर जो भी है उसका डिफरेंशियल। ठीक हो गया। चाहे हम इसको dx लिख दें या चाहे डेल्टा x लिख दें, वो सेम चीज होती है। डिफरेंशियल किसी के हिसाब से डेरिवेटिव नहीं लेते। अगर मैं x की रिस्पेक्ट से लेता तो 1 था, ये सिंपल a का डिफरेंशियल a आता है, एक्स स्क्वायर का पावर रूल, पावर पहले, पावर में से कम, पावर के अंदर जो भी है उसका डिफरेंशियल। अब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, x की जगह पे 10, डेल्टा x की जगह पे 0.3, कैलकुलेटर पर सॉल्व करता हूं, तो एरिया जो आता है डी ए प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एरर इन द एरिया। ये हम एरिया के अंदर जो मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते हैं। अब एरिया मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, एक्स वाज व्हाट, एक्स वाज 10 सेंटीमीटर, तो एरिया आता है आपका 100 सेंटीमीटर। व्हाट वाज योर रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर बेसिकली क्या होता है, आपके पास एरर आता है मैक्सिमम और डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू जो एरिया की होती है। तो दिस इज द फार्मूला, मैं वैल्यू पुट करता हूं, इसकी वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय 100, ये आता है 0.06। अब एरर को अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं, तो ये आता है बेसिकली आपका 6%। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ वुमन जॉगिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्रॉसेस अ पॉइंट ए हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इसकी स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है और फिगर इसकी डायग्राम जो है, एक वुमेन है जो नॉर्थ की तरफ जॉगिंग कर रही है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जॉगिंग कर रही है, और कहता है पॉइंट ए से क्रॉस करती है, ये मैंने ए पॉइंट किया, यहां से वो क्रॉस करती है। ठीक हो गया बेटा। 10 मिनट्स लेटर, कहता है 10 मिनट के बाद, ये 10 मिनट ये गुजरे। अ मैन जॉगिंग एट अ कांस्टेंट, आदमी जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर से जॉगिंग कर रहा था, क्रॉसेस द सेम पॉइंट ईस्ट, कहता है उसके 10 मिनट के बाद एक आदमी उसी पॉइंट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करता है। वुमेन नॉर्थ की तरफ जा रही थी, आदमी जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन वुमेन के 10 मिनट, ये 10 मिनट की जॉगिंग करने के बाद फिर उसने क्रॉस किया, ठीक है, उस पॉइंट को। बात की समझ आ गई है ना? उसके बाद है हाउ फास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉगर्स चेंजिंग 20 मिनट्स लेटर आफ्टर द मैन क्रॉसेस। कहते हैं मैन जो ही क्रॉस करता है ना इसको, पॉइंट को, उसके 20 मिनट के बाद वो डिस्टेंस क्या होगा, 20 इसका भी होगा, 20 मिनट इसका भी तो होगा ना, ठीक है। कहता है वो चेंज इन जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, बेसिकली ये इसका और इसके दरमियान में डिस्टेंस आपका यही होता है, जी, ठीक है, इसको मैंने जी का नाम दे दिया, ठीक है।
वो मैंने 10 मिनट पहले स्टार्ट किया, फिर आदमी ने 10 मिनट के बाद उस पॉइंट को क्रॉस किया और 20-20 मिनट के बाद उसका वो डिफरेंस पूछ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं। तो टाइम वुमेन का क्या लगा था, 30 मिनट्स। अगर मैं इसको आवर में कन्वर्ट करूं, डिवाइड बाय 60 करता हूं तो हाफ आवर आता है। मैन को कितना टाइम लगा था, 20 मिनट, डिवाइड बाय 60 करता हूं तो 1/3 आवर्स आते हैं। उसने बोला था चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि dz बाई dt आपने फाइंड करना है। तो ये मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क। अब उसके लिए z मेरे पास होना भी चाहिए, एक तो ये। दूसरा क्या है, अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालूं, वो क्या बनता है, s इक्वल्स टू vt। ठीक है, पहले मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं, वुमेन का डिस्टेंस। तो क्या बनेगा, SW इक्वल्स टू, SW का मतलब है वुमेन का डिस्टेंस है ये, vt 10 उसकी वेलोसिटी थी वुमेन की, और टाइम उसका क्या आया 1/2 आवर, ये बनता है 5 किलोमीटर। इसी तरह से, और ये डिस्टेंस भी आपका y है। इसी तरह से SM यानी कि मैन का डिस्टेंस, तो 9 किलोमीटर उसकी स्पीड थी, 1/3 उसका टाइम था। तो x की वैल्यू आई आपकी 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया। और यहां से यहां तक अगर 3 है तो 3,0 पॉइंट बनता है, यहां से यहां तक 3 है 5 है तो 0,5 बनता है। ठीक हो गया। अब ये तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब अगर मैंने z फाइंड करना है, तो ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बेस की वैल्यू भी पुट कर दी, वो 3 आती है, परपेंडिकुलर पुट कर दी 5 आती है, तो z की वैल्यू निकले स्क्वायर रूट 34, क्योंकि आगे यूज होगी। ठीक हो गया। अब ये z तो आ चुका है, हमने बेसिकली dz बाई dt फाइंड करना है। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं t के हिसाब से। इसका आता है 2z dz बाई dt, इसका आता है 2x dx बाई dt, इसका आता है 2y dy बाई dt। अब मैं देखता हूं तो 2 इनमें से कॉमन है, मैंने इस तरफ से 2 कॉमन लिया, वो इससे हो गया कैंसिल। अब जो जो वैल्यूज गिवन थी, z की गिवन थी, x की dx बाई dt की, y की dy बाई dt की, वो सारी पुट की है। अब ये dx बाई dt बेसिकली क्या है, x होता है डिस्टेंस, t होता है टाइम, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो होता है बेसिकली वेलोसिटी नहीं होती। x के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हुई है, यानी कि ये मैन की वेलोसिटी है, और ये y के हिसाब से ये वुमेन की वेलोसिटी है। तो यहाँ पे मैंने x मैन की वेलोसिटी और वुमेन की वेलोसिटी की वैल्यू पुट की है। इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा आता है 77, इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 77 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 34, कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13.2 आता है। नेक्स्ट बच्चे, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ प्लेट इज शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा वो होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी। अगर ये ट्रायंगल है, अगर एक साइड ए है, दूसरी भी ए है, तीसरी भी आपकी ए ही है। इज एक्सपेंडिंग विद द टाइम, कहता है कि टाइम के साथ साथ वो आपकी एक्सपेंड कर रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली प्लेट। अ साइड इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर आवर। एक साइड इंक्रीज कर रही है इस रेट से, इंक्रीज कर रही है इस रेट से, इसका मतलब है ये डी ए बाई डी टी है, इंक्रीज कर रही है ना टाइम के हिसाब से, तो ये आपकी डी ए बाई डी टी है। ठीक है, साथ साथ डेटा भी कलेक्ट करते जाएंगे। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि एरिया आपका होता है ए, कहता है उसका रेट बताओ कि वो किस रेट पर इंक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये हमें फाइंड करना है कि किस पे इंक्रीज कर रहा है। व्हेन इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर, और एक साइड भी दे दी है जो आपकी 8 सेंटीमीटर है। अब एरिया का हमें बेसिकली रेट फाइंड करना है, यानी एरिया का डेरिवेटिव फाइंड करना है। एरिया पता भी तो होना चाहिए ना। एक तो ये तरीका है कि आप याद कर लो एरिया, इसका एरिया ये है, आप डायरेक्ट यही पिक करो और लिख लो। दूसरा ये है कि निकाल लो, निकालेंगे कैसे, ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर तो दरमियान में लाइन के कट करती है मिड पॉइंट पे, तो ये वाली साइड बनी a/2, ये बनी a/2, ये वाली मैंने फाइंड करनी है, ये वाली, ये हाइट इसकी परपेंडिकुलर जो है। तो ये देखो मैं राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस है मेरे पास a/2, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास a, और ये परपेंडिकुलर जो है ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करनी है जो h थी आपकी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर,
का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ए, बी a/2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर तो आपकी h थी जो आपने फाइंड करनी थी। ये बनता है a/4, इस तरफ लाते हैं सॉल्व करते हैं तो h आपका निकलता है √3/4a। अब ये हाइट निकल चुकी है, आपने एरिया फाइंड करना होता है ट्राइंगल का, वो होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस, बेस ये पूरी क्या है a, हाइट क्या निकली है आपकी, वो बनी है √3 ये a से मल्टीप्लाई हो गया, a स्क्वायर बनता है, ये नीचे √4 का 2 बनता है, 2 × 4। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये आपका एरिया आ गया। दूसरा आप एरिया इसको याद भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अब ये एरिया आ चुका है, आपने dA/dt फाइंड करना था, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, √3/4 मैंने साइड पे कर दिया, कोफिशिएंट था। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्योंकि एरिया का dA/dt भी गिवन है तो इसका डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से कम, पावर के अंदर dA/dt, ये 2 4 से कैंसिल, 2 बचा। अब बचा जो उसमें वैल्यू भी पुट करते हैं, √a/t आ गया, ये √3/2 बच गया था। a की वैल्यू क्या थी बेटा 8, वो मैंने पुट की। dA/dt की वैल्यू क्या थी हमारे पास जी थी 2, 2 से कैंसिल, मेरे पास बचता है dA/dt, ये बताया 8 √3, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम जो था आवर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर में इसका एरिया जो हो रहा है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है अ रेक्टेंगल एक्सपेंड्स विद द टाइम द डायगोनल, एक रेक्टेंगल कहता है एक्सपेंड कर रही है विद द टाइम, द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 इंचेस पर आवर। डायगोनल को अगर मैं कैपिटल डी से डिनोट करता हूं तो इंचेस पर आवर का मतलब क्या है कि ये d/dt है, इसका डेरिवेटिव t के हिसाब से, तो ये d/dt है 1 इंचेस पर आवर, ठीक है। लेंथ इंक्रीज कर रही है, dL/dt है 1/4 इंचेस पर आवर। विड्थ इंक्रीज कर रही है आपकी, विड्थ इंक्रीज हाउ फास्ट इज, विड्थ तो आपने फाइंड करनी है कि कितने रेट से इंक्रीज कर रही है, dW/dt आपने कैलकुलेट करना है। एंड विड्थ इज 6 इंचेस, विड्थ आपको दे दिया 6 इंचेस एंड लेंथ भी दे दी है, वो कितनी है 8 इंचेस, ठीक हो गया। अब बेटा मैंने क्या किया, ट्राइंगल बना ली, ABCD आपके पास एक ट्राइंगल है, ये उसके पास एक डायगोनल है जिसको मैं कैपिटल D कहता हूं, ठीक है। ये D आपका डायगोनल है और ये कैपिटल D आपका पॉइंट है, और जिसकी लेंथ L है और W उसकी विड्थ है। अगर मैं ट्राइंगल BCD पिक करता हूं तो BCD आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखा, व्हाट वाज योर हाइपोटेन्यूज D, व्हाट वाज योर बेस L, व्हाट वाज योर परपेंडिकुलर W, ठीक हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, लेंथ की 8, W की 6, 8 का स्क्वायर 64, 36, दोनों का ऐड करते हैं तो 100 आ गया, तो D डायगोनल आपका निकला है कितना 8 इंचेस। अब डायगोनल आ चुका है, हमने बेसिकली dW/dt फाइंड करना है, यानी कि इसका 1 का हमने डेरिवेटिव लेना पड़ेगा t के हिसाब से। डिफरेंशिएट करते हैं 1 विद रिस्पेक्ट टू t, d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d dt/dt, L स्क्वायर का डेरिवेटिव 2L dL/dt, W स्क्वायर का डेरिवेटिव 2W/dW/dt। यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन अभी पीछे नहीं हमने सॉल्व किया था, वैसे ही सॉल्व होगा जिसमें एक वुमेन जॉगिंग कर रही थी, वही सिचुएशन चल रही है। यहां से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, 2 से हो गया कैंसिल। अब जो बचती हैं वैल्यू, उनमें मैं वैल्यू पुट करता हूं, d की वैल्यू थी 10, इसकी वैल्यू थी 1, इसकी वैल्यू थी 8, 1/4 6 के dW/dt तो हमने फाइंड करना था। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये बचा 10, यहाँ पे रहा 2, मैंने इधर किया माइनस आ गया, 6 को मैंने डिवाइड किया तो ये आंसर आता है dW/dt का आपका 4/3 इंचेस पर आवर। तो चले बेटा लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ साइड ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर आवर। एक क्यूब है जिसकी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर पर आवर इंक्रीज कर रही है। अगर एक क्यूब है तो उसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। अब एक साइड इंक्रीज कर रही है, अगर साइड ए है तो वो dA/dt गिवन है 5 सेंटीमीटर पर आवर। एट व्हाट रेट डज डायगोनल ऑफ द क्यूब इंक्रीजेस, यानी कि d कैपिटल D/dt, डायगोनल को d से डिनोट करते हैं तो d/dt
आपने फाइंड करना है। अब डायगोनल का फार्मूला भी तो होगा कि डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं। ये मैंने एक क्यूब बना लिया जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, तो ये वाला बना ओरिजिन 0 0 0, ये वाला पॉइंट बना a a, अगर ठीक है। और उसके बाद यहां से यहां तक जो आपकी लाइन है, दिस इज योर डायगोनल। अब डायगोनल फाइंड करना है मुझे, 0 से b, ओ बी डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ओ बी डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वही x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। तो अब मैंने क्या किया, ये a माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस a माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस a माइनस जीरो का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करता हूं। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जब मैं रूट लेता हूं तो डायगोनल आता है स्क्वायर रूट 3 और a, ये आपका आ गया डायगोनल। ठीक है, मैंने बेसिकली da बाई डी टी फाइंड करना था। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी बाई डी टी स्क्वायर रूट थ्री तो आ गया शुरू में, da बाई डी टी। अब da बाई डी टी मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है, इसकी मैंने वैल्यू पुट की, थोड़ा सा अरेंज किया तो आता है डी बाई डी टी का आंसर आता है 5 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा आपका। अब बेटे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ ग्राफ ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1 पे मूव कर रहा है। सो दैट dx बाई डी टी उन्होंने दे दिया है 4x प्लस 4 है। व्हाट इज dx बाई डी टी, आपने dx बाई डी टी फाइंड करना है व्हेन x इक्वल्स टू 8। और एक और चीज यहां पे लिख देता हूं, व्हाट एंड dy बाई डी टी भी आपने फाइंड करनी है। ठीक हो गया बेटा। अब जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 गिवन है, dx बाई डी टी गिवन है, dy बाई डी टी हमने फाइंड करना है। अब dx बाई डी टी एक्स इक्वल्स टू 8 पे, तो मैंने dx बाई डी टी में x की जगह पे 8 पुट कर दिया। 8 पुट करने से इसका आंसर आ गया बेटा 36। ठीक हो गया, अब ये इसका आंसर है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, dy बाई डी टी, तो मुझे इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने y की वैल्यू भी मैंने निकाल ली, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू मैंने 8 पुट की, तो y का आंसर आता है प्लस माइनस 3। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो 2y dy बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव dx बाई डी टी और इसका डेरिवेटिव dy बाई डी टी, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, जस्ट वो बच गया। अब जो वैल्यू गिवन थी वो पुट करता हूं, y की प्लस माइनस 3 थी, फाइंड कर ली थी ऑलरेडी, dx बाई डी टी की 36 थी, 2 3 इधर ही आता है प्लस माइनस 6, इसको जाके मैंने डिवाइड कर दिया। अब dy बाई डी टी, y का t के हिसाब से जो चेंज था वो है प्लस माइनस 6। तो चलिए बेटा, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है और इसकी जो फिगर बनाई है ये ध्यान से। एट 8 AM शिप S1 इज 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ द S2। कहता है कि आपके पास जो शिप है 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे आपकी S2 के नॉर्थ पे है। ड्यू नॉर्थ का मतलब होता है एग्जैक्टली नॉर्थ, ठीक है, और वो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। ठीक हो गया। अब S1 शिप सेल साउथ एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। कहता है उसने मूवमेंट अपनी स्टार्ट की टुवर्ड्स द साउथ, साउथ का मतलब जहां S2 खड़ी हुई थी उसकी तरफ, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या है, एंड S2 सेल वेस्ट एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। S2 ने वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू किया, 12 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी थी एट 9:20 AM, 9:20 AM। ठीक हो गया। एट व्हाट रेट इट द डिस्टेंस बिटवीन द, उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस किस तरह रेट पे चेंज हो रहा है आपने वो फाइंड करना है। अच्छा, 9 बजे के करीब जब ये 8 बजे यहां पे रुकी हुई थी, फिर इसने सेलिंग स्टार्ट की, तकरीबन 9:20 की वो यहां पे पहुंची। ठीक है, और ये S1 आ रही है टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी हमने क्या लेनी है, नेगेटिव। सॉरी। तो ये साउथ की तरफ आ रही है, तो साउथ की वेलोसिटी हमने ली नेगेटिव। फिर उसके बाद क्या है, अब हमने बेसिकली डिस्टेंस देखना है। 9:20 पे इसने भी चलना शुरू किया, 9:20 पे इसने यहां से चलना शुरू किया,
तो इनका हमारे पास क्या बनेगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ही सेज दैट व्हाट शुड बी द रेट एट विच इट इज चेंजिंग, यानी कि dz by dt हमने फाइंड करना है। अब मैं देखता हूं यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था वो कितना किया था, कितना टाइम का गैप आया था। ठीक है, उसके लिए मेरे पास वेलोसिटी एक गिवन है -9 किलोमीटर पर आवर, माइनस लगाया है क्योंकि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द साउथ थी। अब ये क्या था, बेसिकली वेलोसिटी चेंज हो रही है, y का चेंज है, तो इसको मैं लिख सकता हूं dy by dt। सेम सिचुएशन में v2 है 12 किलोमीटर पर आवर, उसमें लिख सकता हूं dx by dt। अब t1 है आपका 8 am, t2 है आपका 9:20 am। अब मैं उसका डिफरेंस फाइंड करता हूं कि यहां से लेकर यहां तक आने में उसका क्या टाइम लगा। तो मैं क्या करता हूं, 9:20 माइनस 8 am ये आता है 120, मैं इसको आवर में कन्वर्ट करता हूं, 120 आया है, तो ये 20 मिनट्स को आवर में करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आता है 4/3 आवर्स। ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक आने में कितने 4/3 आवर्स लगे। ठीक है, अब मैं इसका यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस था इसने कितना ट्रेवल किया मैं वो देखता हूं। वो मैंने यूज किया कि S1 इक्वल्स टू V1 क्रॉस डेल्टा टी। अब V1 था 9 किलोमीटर, डेल्टा टी जो टाइम लगा था वो था 4/3, इसका आंसर आता है 12 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक उसने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैंने तो ये फाइंड करना था अगर उसने ये 12 ट्रेवल किया तो ये कितना था, तो क्यों ना इस पूरी वैल्यू में से मैं ये माइनस कर दूं, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मेरा जो डिस्टेंस था ये y वो किसके बराबर हुआ कि मैंने 20 में से पूरे 20 में से ये 12 किलोमीटर वो जो उसने ट्रेवल किए थे वो माइनस कर दिया, ये आता है y इक्वल्स टू 8 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 8 किलोमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद मैं डिस्टेंस निकालता हूं जो S2 ने ट्रेवल किया, वो होता है V2 क्रॉस डेल्टा टी। V2 था 12 किलोमीटर, 4/3 डेल्टा टी हमारे पास आया था, ये आता है 16 किलोमीटर। ठीक हो गया, ये S1 का डिस्टेंस था, x की वैल्यू, y की वैल्यू, और ये है x की वैल्यू। अब वही सिचुएशन कि ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 को मार्क कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, x की वैल्यू 8 मैंने पुट की, y की वैल्यू मैंने 9 पुट की, x की वैल्यू 16 है, एंड y की वैल्यू मैंने 8 सब्स्टिट्यूट की। इसको सॉल्व करते हैं, 16 का स्क्वायर आता है 56, 8 का स्क्वायर आता है 64। कैलकुलेटर पर पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा z का 8 स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया बेटा, अब ये z की वैल्यू आ चुकी है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। अब क्या करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था z का, तो क्या करता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 को t के हिसाब से डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये है z स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आता है 2z dz by dt, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x dx by dt, y स्क्वायर का आता है 2y dy by dt। ये 2 यहां से कॉमन निकलेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इधर ही काट दिया है। ठीक है, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, z की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, x की पुट की, dx by dt यानी वेलोसिटी पुट की, y की पुट की, dy by dt ये मैंने पुट की। ठीक है, अब ये मेरे पास आया, 16 को सॉल्व किया, इससे 8 9 जार 672, तो इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, आंसर में आएगा 120। इसको 8 स्क्वायर रूट 5 को मैंने डिवाइड किया, पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास आता है 6.7। अब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम चेंज होता है तो आएगा किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 12 सेज, फाइंड द टू नेगेटिव नंबर्स whose sum is 60। नॉन नेगेटिव नंबर कहता है कि दो ऐसे नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं जिनका सम 60 है, हमें नंबर नहीं पता, हम लेट करता हूं मैं फर्स्ट नंबर x है एंड y जो है वो आपका सेकंड नंबर है। व्हाट डज ही सेज दैट देयर सम इज 60, तो इन दोनों का सम कंडीशन के मुताबिक क्या था, 60। क्लियर यहां तक। अगली लाइन रीड करते हैं, एंड हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, उसकी प्रोडक्ट हमें पता नहीं है क्या है, बट वो कहता है कि मैक्सिमम है, तो हमने चेक करनी है कि क्या उसकी प्रोडक्ट मैक्सिमम है भी कि नहीं। ठीक है,
नंबर्स नहीं पता तो हम तो ये तो नहीं बता सकते कि प्रोडक्ट मैक्सिमम है मिनिमम, बट ही सेज दैट उसकी प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो हमने वो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम फाइंड चेक कर लेनी है जब नंबर आ जाएंगे। अब प्रोडक्ट थी क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो P है मेरे पास एक्स वाई, ये मेरे पास 1 और 2 आ गई। इस तरह के क्वेश्चन आपने मैट्रिक में भी सॉल्व किए हैं, जब आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, हम एक से वैल्यू निकालते हैं और दूसरी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से वैल्यू निकालते हैं 1 से, तो मैंने क्या किया, x को मैंने उधर शिफ्ट किया, या y की वैल्यू आती है 60 माइनस एक्स, इसको मैं पुट करता हूं 2 की जगह पे, पुट करते हैं जहां पे y था वहां पे मैंने पुट किया 60 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 60x माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया P। तो अब P आ चुका है, मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, तो dt बाई डी एक्स, 60x का डेरिवेटिव आता है 60 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 3। अब क्रिटिकल पॉइंट्स जैसे नहीं निकालते थे वैसे ही उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं जीरो करता हूं, जीरो करने के बाद x का मेरे पास आंसर आता है 2x को मैंने इधर शिफ्ट किया, 2 को मैंने डिवाइड किया, तो x का आंसर आता है बेटा 30। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। अब ये x का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, x की वैल्यू मैंने पुट की 30, 30 को उधर जाके माइनस किया, तो ये आपका बेटा y का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब x का आंसर है 30, y का आंसर है 30, दोनों ये जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर था ये आ चुके हैं। अब उसने दूसरे पार्ट में क्या बोला था कि हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, हमने चेक करना है प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी कब होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए वही पुराना कंसेप्ट लेके आएंगे, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर आपका ग्रेटर आता है तो मिनिमा, अगर लेस आता है जीरो से तो मैक्सिमा होता है। तो इसी तरह मैं इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव आता है डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, 60 का डेरिवेटिव तो 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव आता है -2, तो 0 माइनस 2 आता है -2। अब ये लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 हो डबल डेरिवेटिव तो आंसर में मैक्सिमम आता है, तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। चलिए बच्चे लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ द टोटल फेंस टू बी यूज्ड इज 8000 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड। एक आपके पास रेक्टेंगुलर लैंड दे दिया है इस तरह की शेप का, एंड ही सेज दैट यू हैव टू फेंस, आपने ग्रिल लगानी है, ये कह सकते हैं। ठीक है, ग्रिल लगानी है तो वो चारों तरफ लगेगी, और ये जो पोर्शन जिस तरह का लैंड की शेप दी है उस तरह से आपकी ग्रिल लगेगी। ठीक है, एंड ही सेज दैट आप उसकी डायमेंशन यानी कि लेंथ भी फाइंड करो कितनी है और विड्थ भी फाइंड करो कितनी है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहां पे एक लेंथ, ये लेंथ है, ये विड्थ है उसकी, विड्थ है उसकी और विड्थ है उसकी। ठीक हो गया बेटा, अब ये आपके पास फिगर है। ठीक है, एंड ही सेज दैट हैज द ग्रेटेस्ट एरिया, आपने ग्रेटेस्ट एरिया का मतलब कि मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है। उसका वही कंसेप्ट है कि सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल आपने देखना है, अगर आंसर लेस देन 0 है तो मिनिमा, ग्रेटर मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। ठीक है, अब मैं देखता हूं तो मेरे पास ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती है बेटा, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया उसका होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल्स टू एल क्रॉस डब्ल्यू, ये मैंने 1 कह दिया, मार्क कर दिया। उसके बाद क्या होता है, एक पेरीमीटर, क्योंकि फेंसिंग तो आपकी बाउंड्री भी होती है ना, और बाउंड्री आपका पेरीमीटर ही होता है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, अगर मैं देखूं एक साइड एल, दूसरी साइड तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो 2 आपके पास लेंथ हैं और 4 आपके पास विड्थ हैं, तो ये बनता है 2l प्लस 4w, और ये पेरीमीटर यानी कि जितनी भी लगनी है फेंस उसकी उन्होंने लेंथ दे दी है, वो बेसिकली पेरीमीटर ही होता है, वो है आपका 8000, तो 8000 आपका पेरीमीटर है। यहां से मैं अगर w कॉमन ले लूं तो ये 2 कैंसिलेशन होके आपके पास बनता है 4000, इस 2w को मैंने इधर शिफ्ट किया तो लेंथ की वैल्यू आ गई 4000 माइनस 2w। अब मैं ये 2 पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैंने 1 में जहां पे लेंथ थी वहां पे मैंने पुट की 4000 माइनस 2w, और ये w विड्थ, इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 4000w माइनस 2w का स्क्वायर।
अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं एरिया का, तो डेरिवेटिव w के हिसाब से फाइंड करेंगे जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद है। तो इसका डेरिवेटिव आता है dA/dw, 4000 w का आता है 4000, और इसका w स्क्वायर का आता है 2w, वो 2 2 जार हो गया 4w। ठीक हो गया, पावर रूल लगेगा यहां पे। अब ये तो हो चुका, अब मैंने फाइंड करनी है वैल्यू w की। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या किया करते थे, पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, तो इसको मैंने चेंज इन एरिया को 0 के इक्वल पुट किया, तो w को मैंने 4w को इधर शिफ्ट किया, फिर 4 को मैं जब डिवाइड करता हूं तो 1000 आ गई विड्थ आ चुकी है। विड्थ को पिक करें, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये मैंने किया, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट, विड्थ की वैल्यू आ गई 1000, मैंने पुट किया तो लेंथ आती है आपकी 2000, लेंथ भी आ गई। एक चीज तो हो गई कि आपकी डायमेंशन तो आपने फाइंड कर ली हैं। दूसरी चीज थी एरिया आपका मैक्सिमम, उसके लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, दिस वन, इसको डिफरेंशिएट किया थर्ड टाइम, अगेन सेकंड टाइम डिफरेंशिएटिंग 3 अगेन विद रिस्पेक्ट टू w। इसका आता है डेरिवेटिव d²a/dw, इसका डेरिवेटिव 0, -4w का आता है -4। अब ये बचा -4, ये है लेस देन 0, विच मीन्स यू हैव मैक्सिमा, इसका मतलब है दिस इज द ग्रेटेस्ट एरिया। समझ। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब है ऊपर वाला ढक्कन नहीं है आपके पास, मतलब कि वो वाला एरिया हमने नहीं लेना, यानी कि ये रूम है और उसकी छत में उड़ा देता हूं, तो इसका मतलब ये ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ स्क्वायर बेस, जिसकी बेस जो होती है बनानी है हमने, स्क्वायर बनानी है, एंड अ वॉल्यूम ऑफ, उसका वॉल्यूम दे दिया है पूरा, वो है 32,000 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रिक्वायर्ड बॉक्स, बॉक्स की हमने डायमेंशंस यानी कि लेंथ भी, विड्थ भी और उसकी हाइट भी, यानी कि बेसिकली हमने लेंथ फाइंड करनी है और हाइट, क्योंकि वो बेस तो स्क्वायर थी ना, इसका मतलब है विड्थ भी सेम है और लेंथ भी सेम है। ठीक है, इसकी डायमेंशन मतलब कि इसकी एक तो लेंथ फाइंड करनी है जिसको विड्थ, और दूसरी हाइट। उसके बाद क्या है, दैट रिक्वायर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल, कम से कम मटेरियल, यानी कि मिनिमा हमने प्रूव भी करना है। अब आते हैं, जब उसने वॉल्यूम दे दिया है तो व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है तीनों साइड्स की को मल्टीप्लाई कर दें, एक साइड भी x है, दूसरी भी x है, क्योंकि दोनों सेम थी, स्क्वायर थी बेस, और उसकी हाइट h है। क्लियर हो गया बेटा। अब वॉल्यूम था मेरे पास 32,000, x इंटू एक्स स्क्वायर बना, h को मैंने यही रखा, x स्क्वायर को मैंने डिवाइड कर दिया, इसको मैंने कोई नंबर 1 का मार्क कर दिया। अब दूसरी चीज है मेरे पास एरिया, कि उसका टोटल एरिया कितना होगा। तो टोटल एरिया अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास एक ये साइड है, एक ये बैक वाली साइड है 2, एक ये साइड 3, एक ये साइड 4, और एक ये नीचे बेस। ऊपर वाली इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ढक्कन नहीं है। ही सेज दैट द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज ओपन, ठीक है, अपर एरिया नहीं होगा, एरिया होगा जस्ट नीचे वाले स्क्वायर का, 1 2 3 4 रेक्टेंगल्स का। ठीक है, तो एरिया टोटल कितना बना आपका, एक स्क्वायर का, जिसको लेंथ इंटू लेंथ कहते हैं, ये स्क्वायर का एरिया है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय h। तो ये एक एरिया है, तो हमें 4 फाइंड करने हैं, तो ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों को सम किया बेसिकली, तो ये आपके पास टोटल एरिया आया। ठीक हो गया। अब ये h की वैल्यू हमने यहां से फाइंड की थी, ये मैंने पिक की और h की जगह पे पुट कर दी। x किया, x से कैंसिल, मेरे पास बचा 4 इंटू 32 आता है 128,000। x को मैंने ऊपर शीट किया तो x पावर -1 होगी। अब फिर से वही सिचुएशन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव आता है 2x, इसका डेरिवेटिव पावर पहले ये आ गई और पावर में से एक कम, ये तो आ गया शुरू में। ठीक है, ये आ गया एरिया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, यानी कि हमने x डायमेंशंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने एरिया को 0 पुट किया। 0 पुट करने के बाद एरिया जब 0 हो गया तो इसको मैंने 0 रखा। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर को इधर मैंने किया तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब ये -28 को मैंने इधर शिफ्ट किया, 2 को मैंने डिवाइड किया, ये आता है 64,000, दोनों तरफ क्यूब रूट लिया, आंसर में आता है 40 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बेटा। अब उसके बाद क्या है कि अगर मैं ये x की वैल्यू पिक करूं और पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में,
यहाँ पे x की जगह मैंने पुट किया 40 का स्क्वायर, कैलकुलेटर पर सॉल्व किया, आंसर में आता है 20 सेंटीमीटर। एक आ गई डायमेंशन x 40 सेंटीमीटर, दूसरी हाइट आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास बेस भी आ गई थी, यहाँ पे आपके पास हाइट भी आ चुकी थी। अब डायमेंशन तो आपने फाइंड कर ली, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है उसका मटेरियल जो है वो मिनिमम अमाउंट लगती है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस एरिया की क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने क्या किया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव आता है 2, इस पे डेरिवेटिव पे पावर रूल लगेगा, पार पहले पार में से एक कम, पार पहले कर दी यहां पे मैंने, तो यहां पे मैं माइनस है। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इसके साथ ही आता है 256,000 x की पावर -3। अब इसका आंसर मैं देखता हूं, x आता है नीचे डिवाइड में x का क्यूब, x की वैल्यू जितनी भी पुट कर दूं इसमें ऐड करते हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आता है। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 है विच मीन रिलेटिव मिनिमा, इसका मतलब है कि मिनिमम मटेरियल लगेगा आपका इस बॉक्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, x की वैल्यू पॉजिटिव ही पुट हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज x वाज डायमेंशन एंड डायमेंशन कैन नेवर बी नेगेटिव। समझ आ गया? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो चले बेटे, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, अ कंपनी डिटरमाइंस दैट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी हमने x यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, इट्स रेवेन्यू एंड द कॉस्ट प्राइस आर, ये आपका रेवेन्यू का फंक्शन है, ये कॉस्ट प्राइस का फंक्शन है। फाइंड द प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर मैक्सिमम वैल्यू यानी कि मैक्सिमा, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम यानी कि एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है, फिर उसकी मिनिमा फाइंड करना है। ठीक है, अब रेवेन्यू क्या होता है, अगर कोई चीज आपने खरीदी है 50 की खरीदी है और आपने 100 की सेल की है, तो वो जो टोटल आपने सेल की है ना, दैट विल बी रेवेन्यू। ठीक हो गया। अब हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस, जो फाइनल की बेची है उसमें से कॉस्ट प्राइस निकाल दो तो बचते हैं, वो प्रॉफिट होता है। अब मैंने क्या किया, रेवेन्यू की ये फंक्शन पुट किया और ये कॉस्ट प्राइस का फंक्शन पुट किया, इसको इसके साथ सॉल्व किया तो ये आता है -5x², बाकी सारे टर्म इसी तरह। ये आपका प्रॉफिट का फंक्शन आ गया। हमने क्या फाइंड करना था बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमम। तो हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव आता है x² का 2x, ये बना -10x, इसका डेरिवेटिव आता है 970, 500 का तो 0 आता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर मैं देखता हूं, इसका मैं डबल डेरिवेटिव लेता हूं, तो इसका डेरिवेटिव आता है -10, इसका तो आ गया 0, -10 लेस देन 0 है, इसका मतलब है आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना है, तो इसकी मैं वैल्यू फाइंड करता हूं, dp/dx, फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं 0 करता हूं, तो x की वैल्यू ये बनी -10x + 970, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, x की वैल्यू बनी 970। ठीक है, अब ये x इस वैल्यू पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो ये वाली वैल्यू मैं पुट करता हूं अपने प्रॉफिट वाले फंक्शन में, x की जगह पे 97, x की जगह पे 97 का स्क्वायर, x की जगह पे 97, कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं, आंसर में आता है 46,545। दिस विल बी योर मैक्सिमम प्रॉफिट। समझ आ गया बेटा? ये आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, आपकी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जितनी आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट का फंक्शन था मेरे पास 2x² + 500, यही था। यूनिट कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, x यूनिट, x को मैंने डिवाइड किया, सेपरेटली डिवाइड करने के बाद मेरे पास एवरेज फंक्शन ये आ गया, कॉस्ट प्राइस को, एवरेज कॉस्ट प्राइस 2x + 50x⁻⁻1। फिर से वही काम, मिनिमा चेक करना है तो पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आता है 2x का 2, इसका पावर पहले, ये माइनस शुरू में आ गया, पावर में से एक कम कर दी। ठीक है, अब इसमें चेक कर लेता हूं कि मैक्सिमम आता है या मिनिमम आता है, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेता हूं, तो इसका डेरिवेटिव आया 0, -500 शुरू में, x की डेरिवेटिव आता है पावर पहले, तो ये माइनस पावर में पहले हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक हो गया, ये हो गया माइनस पहले, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, और 5 2s आर, ये आ गया 1000, और पावर में से एक कम x⁻³ -3। ठीक हो गया। अब
ये x बार -3 नीचे करता हूं तो पॉजिटिव, x की वैल्यू जो मर्जी दूंगा आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है ये है आपका ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर होता है तो रिलेटिव मिनिमम आता है। इसका मतलब है कि आपकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, अब मिनिमम है किस पे? फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं 0 के इक्वल पुट करता हूं, एक्स स्क्वायर को मैंने नीचे डिवाइड कर लिया, बाय 1 रख के एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर इधर आके खत्म हो गया। फिर 500 को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किया, 2 को मैंने डिवाइड किया, अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये बनता है एक्स की वैल्यू 50। ठीक हो गया, प्लस माइनस 50 बनता था, क्योंकि यूनिट्स हैं, यूनिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यानी कि -10 तो कभी भी किसी ने कोई चीज प्रोड्यूस नहीं की ना, तो एक्स की वैल्यू बनी 50। अब इस पे वो आपकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट प्राइस आती है, तो ये वाली एक्स की वैल्यू मैं पुट करता हूं अपनी मिनिमम एवरेज कॉस्ट प्राइस में, तो एक्स की जगह पे मैंने पुट किया 50, कैलकुलेटर पर सॉल्व किया तो आंसर में आता है 63.24। ठीक है, कॉस्ट की यूनिट नहीं दी हुई कि रुपीज में है, डॉलर्स में है, तो मैंने इसी तरह लिख दिया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इट इन्फ्लेशन रेट इफ इन्फ्लेशन रेट हमारे पास क्या है? इन्फ्लेशन रेट इज कंटिन्यूसली कंपाउंडेड 4%। आप 4% जो है वो आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज $50। आपकी पर डे की आज जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो है $50। ठीक है, आज के दिन में। पहला पार्ट है डिराइव द फंक्शन फॉर द प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर टाइम। ठीक है, हमने फंक्शन डिराइव करना है टाइम के हिसाब से प्राइस का। प्राइस आफ्टर 8 ईयर्स, उसी प्राइस को 8 साल के बाद यानी कि 8 उसमें पुट करना है। फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द प्राइस, प्राइस का डेरिवेटिव, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट डेरिवेटिव होता है। ठीक है, वो 8 पे, तो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब 8 पे हमने डेरिवेटिव फाइंड करके वो 8 उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। रेट था आपका 4%, परसेंट रिमूव किया तो 1/100 ही आता है 0.04। ठीक है, और पी नॉट आपकी इनिशियल प्राइस जो थी वो उसकी थी $50। अब आपके पास प्राइस का फंक्शन जो होता है वो आपने याद रखना है, वो होता है पी ऑफ टी इक्वल्स टू पी नॉट ई की पावर आर टी। इस तरह का आपने ग्राफ्स में भी किया हुआ है फंक्शन, ग्रोथ फंक्शन जिसको कहते हैं, ये उसी तरह का है। ठीक है, वही है कह सकते हैं। अब हमारे पास ए पार्ट में क्या था आपका, पहले प्राइस उसका फंक्शन फाइंड करना है, फंक्शन ऑफ द प्राइस का। तो अगर मैं पी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, दिस इज द फंक्शन। ठीक है, और आर की वैल्यू भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी 0.04, तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में क्या था, वो 8 सालों में उसकी प्राइस क्या होगी, तो मैंने टी की जगह पे 8 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। 8 सालों में था तो टी इक्वल्स टू 8 ईयर्स, तो 8 पुट करने के बाद सॉल्व किया कैलकुलेटर पर, तो प्राइस आई आपकी 68.85, और आगे आएगा डॉलर का साइन, क्योंकि प्राइस आपकी चल रही थी डॉलर में। ठीक हो गया। अब उसके बाद सी पार्ट में था कि डेरिवेटिव उसका और 8 पर टाइम पे, तो मैंने इसका डिफरेंशिएट किया 1 को, इसको मैं 1 कह देता हूं, 1 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका डेरिवेटिव आया dt बाई डी टी। पी नॉट तो आपका कांस्टेंट था, ये तो आ गया शुरू में। अब ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या याद कराया था, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही पावर के साथ में, तो इसका डेरिवेटिव वही पावर के साथ में, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं आर टी का, तो वो आर आता है, ये मैंने लिख दिया शुरू में। ठीक है, अब सारी सारी वैल्यूज पुट करते हैं, पी नॉट की 50, आर की 0.04, और आर की वैल्यू आती है 0.04 और टी की 8। सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर, तो हमारा आता है 2.75, तो ये आपका आ गया है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्राइस एट टी इक्वल्स टू 8 ईयर्स। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कंपनी मॉडल इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट का फंक्शन दे दिया है, वेयर टी इज द टाइम इन ईयर्स, टी जो है आपका ईयर्स में टाइम है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट एट एनी टाइम टी, रेट ऑफ चेंज का मतलब डी सी बाई डी टी फाइंड करना है। दूसरा क्या है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट इज मिनिमल, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा में से आपने मिनिमा फाइंड करना है। ठीक है, इसी फंक्शन का।
तो ये सी ऑफ टी मैंने क्वेश्चन से पिक करके लिखा है। डिफरेंशिएट करता हूँ टी के हिसाब से, यहाँ भी डेरिवेटिव लिया, इस टर्म पे डेरिवेटिव मैंने अलग किया। ये 500 का ऑप्शन था शुरू में, 100 का ऑप्शन था शुरू में। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आता है वही, पावर का डेरिवेटिव साथ में, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है 0.04, ये मैंने मल्टीप्लाई में शुरू में लिख दिया। और टी का टी के हिसाब से 1 आ गया तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको 500 को 0.404 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 आता है, e की पावर 0.04 t माइनस 100। ये आपका आ गया है सबसे पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट एट एनी टाइम t। उसके बाद आगे क्या है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या फाइंड करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, इसी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t सेकंड टाइम। इसका डेरिवेटिव आता है डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव जब लेते हैं, ये तो आ गया कोएफिशिएंट शुरू में, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही, पावर का डेरिवेटिव साथ में, तो आता है 0.04, ये मैंने साथ में मल्टीप्लाई में लिखा है। 100 का डेरिवेटिव तो आ गया 0। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.04 से, ये आता है 4/5। ठीक है, e की पावर 0.04t। अब t की वैल्यू में कोई भी पुट कर लूं तो आंसर में मेरा आएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि t आपका टाइम है, टाइम आपका नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा फॉर ऑल t बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसका आंसर आता है ग्रेटर देन 0 विच मीन मिनिमा। तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी बेटा, मिनिमल कॉस्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। द प्राइस ऑफ कमोडिटी पी ऑफ टी इज द फंक्शन ऑफ, ये प्राइस का फंक्शन दे दिया है, वेयर टी इज मेजर्ड इन ईयर्स, पी ऑफ टी इज द प्राइस लेवल, पी ऑफ टी जो है आपका प्राइस लेवल है। ए पार्ट में क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव, और उसके बाद t इक्वल्स टू 3 ईयर्स पे, तो उसके अंदर आपने 3 सब्स्टिट्यूट करना है। फिर उसके बाद क्या, फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के रेट का फार्मूला, फिर उसके अंदर t सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक हो गया, ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। ए पार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, तो दिस इज द फंक्शन प्राइस लेवल का। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, इधर dp बाई dt आता है, 150 तो आया शुरू में, कोएफिशिएंट था। ये इधर आने से पहले होल पावर है, पावर हो तो पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका तो आ गया 0, इसका आ गया t का 1, तो ये आता है 0.05। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये आ गया 300। ठीक है, अब 300 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से, तो आता है 15। ये वाला आपका आया है डेरिवेटिव, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट एनी टाइम t। ठीक है, अब स्पेसिफाई उसने किया है t3 पे, तो मैंने t को 3 पुट किया, तो यहाँ पे t पे मैंने 3 पुट किया, कैलकुलेटर पर सॉल्व किया, तो आंसर में आया 17.25। ठीक हो गया बेटा। अब बी पार्ट में आते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का जो रेट है वो देखना है, वो है मेरा क्या, कि प्राइसिंग लेवल जितने टाइम पे आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस जो है आपके पास, वो होता है आपका इन्फ्लेशन रेट। तो ये है, अब उसने बोला था 3 ईयर्स पे, 3 ईयर्स पे, तो मैंने dp बाई dt 3 ईयर्स पे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय प्राइस कितनी बनती है p ऑफ t, तो मैंने p ऑफ 3 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये आपका इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला है। अब dp बाई dt 3 पे तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन हमने p ऑफ 3 यानी कि प्राइस 3 पे नहीं कैलकुलेट की, तो मैंने इसकी जगह पे, जहां पे मुझे t नजर आया वहां पे मैंने 3 पुट किया, सॉल्व किया, तो प्राइस आती है 198.375। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, उसकी वैल्यू थी बेटा आपकी 17.25, इसकी वैल्यू थी p ऑफ 3 की 193.375 मल्टीप्लाई बाय 100%। कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है बेटा 8.6%। तो चले बच्चे, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, आ शिप सेल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अ डिस्टेंस d ऑफ t इन नॉटिकल माइल फ्रॉम द पोर्ट इज मॉडल्ड बाय। एक शिप चल रही है स्ट्रेट लाइन में, दिस इज द फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, वेयर t इज द टाइम इन आवर। पहली पार्ट कहता है द स्पीड फाइंड करें शिप की, दूसरी डिस्टेंस 3 आवर्स में फाइंड करें, तीसरा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्लोप, कि स्लोप आपको क्या बता रही है, आपने वो बताना है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस का फंक्शन दे दिया है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस का डेरिवेटिव टाइम के हिसाब से वेलोसिटी होती है। मैं डिफरेंशिएट करता हूं दोनों तरफ,
यानी कि स्पीड होती है डी बाई डी टी, इसका डिस्टेंस का दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं तो डी बाई डी टी मैंने इधर भी किया, डी बाई डी टी मैंने इधर भी किया, 15 तो कोएफिशिएंट आ गया शुरू में। टी का टी के हिसाब से डेरिवेटिव आता है 1, तो ये है आपका 15, ये है नॉटिकल माइल जिसकी यूनिट है, ठीक है। और इसी को आप फर्स्ट डेरिवेटिव को स्लोप बी कहते हैं, ठीक है। नीचे एक्सप्लेन करेंगे तीसरे पार्ट में। अब कहता है डिस्टेंस 3 आवर्स में, दिस वाज द डिस्टेंस। 3 आवर्स का मतलब है टाइम, इसके अंदर 3 पुट करो, तो मैंने डिस्टेंस के फंक्शन में 3 पुट किया, आंसर में आया 45 नॉटिकल माइल्स, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास है स्लोप। अब स्लोप क्या है मेरे पास, जिसको एम भी कहते हैं, डी बाई डी टी डिस्टेंस के फंक्शन, ये आपके पास स्लोप थी जो आई है 15, आगे मैंने यूनिट नहीं लिखी, लिख देता हूं, क्या है नॉटिकल माइल्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है, स्लोप 15 ही चल रही है, 15 कांस्टेंट नंबर होता है, तो ये स्लोप आपकी क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा क्या, ये आपका होता है डी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है ना बेसिकली, इसका मतलब है कि आपका जो डिस्टेंस है इंक्रीजिंग स्टेडीली फॉर ईच 1 आवर ऑफ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। A cyclist is traveling along the straight path and the distance traveled s of t in meters is given। ये उसका फंक्शन है s of t डिस्टेंस का 5t² + 3t। पहला पार्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, एक स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड 4 पे फाइंड करनी है। नेक्स्ट इंटरप्रेट आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप, वही सिचुएशन कि स्लोप क्या बता रही है वही बताना है। सबसे पहले डिस्टेंस का मैंने फंक्शन लिखा, टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव को वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड तो मैंने ds बाई डी टी, इधर भी d बाई डी टी करते हैं, इधर भी डी बाई डी टी करते हैं, ये तो है वेलोसिटी। s की जगह पे मैंने उसका फंक्शन पुट किया। अब डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव आता है 2t, जिसका 5 से मल्टीप्लाई होकर बना 10t, इसका डेरिवेटिव आता है 3। अब ये आपका आ चुका है स्लोप, ठीक है, इसको स्लोप भी कहते हैं, ये आपकी है स्पीड। अब स्पीड फाइंड करनी थी 4 सेकंड्स के लिए, तो इसी स्पीड में मैं t की जगह पे 4 पुट करता हूं, तो ये आता है 43 मीटर पर सेकंड, जो स्पीड की यूनिट होती है, ठीक हो गया बेटा। अब मेरे पास सी पार्ट में ये है कि स्लोप आपकी क्या इंटरप्रेट कर रही है। अब स्लोप में देखें टाइम है, टाइम में मैं जब 1 पुट किया स्लोप आई 13, टाइम में मैंने 2 पुट किया स्लोप आई 23, टाइम में मैं 3 पुट करूंगा स्लोप आएगी 33, 4 पुट करूंगा तो 43। इसका मतलब है जो मैं टाइम इंक्रीज कर रहा हूं मेरी स्लोप भी इंक्रीज कर रही है, विच मीन्स इफ द टाइम इंक्रीजेस स्लोप्स आल्सो इंक्रीजेस।